प्रयोजनमूलक भाषा के तहत ये हमारा पहला जो प्रमुख टॉपिक है प्रयोजनमूलक भाषा का, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा का तात्पर्य, भाषा का स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, ये मुद्दे जो है पहले देखे हैं। आज हम लोगों को जो विश्लेषित करना है वह प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य और उसकी विशेषताओं को लेकर। तो फिर आप मुद्दा ऊपर लिखिए नोटबुक में कि प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य और प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताएं। तो हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे और ये मुद्दा पूरा करेंगे तो हमारा पहला पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये खत्म हो जाएगा। तो प्रयोजनमूलक हिंदी को लेकर जो कुछ हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं उसमें से ये टॉपिक आपका पूरा भी हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस पर जो है ये मुद्दे आपको दिखेंगे, जो किताब और आपके लिए स्टडी मटेरियल के तौर पर मैं उपलब्ध करवा चुका हूं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य यह मुद्दा ऊपर लिखा हुआ है और फिर इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखिए, किसको कहा जाना चाहिए प्रयोजनमूलक भाषा। और मुझे आप बता दो उधर से लिखते लिखते कि प्रयोजनमूलक भाषा का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में क्या है, बता सकते हो? कोई बता सकता है प्रयोजनमूलक? मैं जब पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, तब ये बात मैं पहले फंक्शनल लैंग्वेज। बिल्कुल, फंक्शनल लैंग्वेज ये प्रयोजनमूलक भाषा का अंग्रेजी पर्याय है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आपकी परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तो इस तरीके का सवाल आपको पूछा जा सकता है, प्रयोजनमूलक भाषा का पर्याय क्या है अंग्रेजी के भीतर, या अंग्रेजी शब्द देकर हिंदी में इसका पर्याय क्या है ये पूछा जाएगा। फिर दूसरा सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं कि प्रयोजन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है, ये पता है आपको? प्रयोजन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है ये आपको पता है? लक्ष्य। ओके, उद्देश्य, लक्ष्य या इरादा। हाँ, उद्देश्य, लक्ष्य, इरादा, ये शब्द आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, पहले जो मैं बता रहा हूं ये आप लिख कर ले लीजिए, प्रयोजनमूलक भाषा की परिभाषा। तो इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण आ जाती है और एक वाक्य के भीतर ये भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा की परिभाषा जो है कंप्लीट होगी। भाषा केवल जो है इसकी परिभाषा हम लोग विश्लेषित कर चुके हैं, जिसमें क्रोंचे, प्लेटो या फिर आप कहे भोलानाथ तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा, इनकी परिभाषाओं पर चर्चा हम लोगों ने की है। और उसमें 2 बातें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर आ जाती है, जिसमें भाव और विचारों का प्रकटीकरण होता है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं प्रयोजनमूलक भाषा को लेकर, इसमें भी भाव और विचार का प्रकटीकरण होगा, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रयोजन ये शब्द अपने आप जुड़ जाता है। तो आप परिभाषा लिखे, सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए, सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजनमूलक भाषा कहलाई जाती है। सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजनमूलक भाषा कहलाई जाती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले भाषा की परिभाषा पर जब प्रकाश डाले तब उसमें भाव और विचार की अभिव्यक्तियां, लेकिन यहां ये अपेक्षित है प्रयोजनमूलक भाषा में भी भाव और विचार रहेंगे, लेकिन इसमें 2 शब्द जुड़े, विशिष्ट और प्रयोजन। मतलब विशिष्ट है, प्रयोजन की विशिष्टता को लेकर आ जाता है। हालांकि इसमें कारण एक है, शब्द 2, प्रयोजन की विशिष्टता। प्रयोजन शब्द का आप ही ने अर्थ बता दिया कि उद्देश्य, लक्ष्य, इरादा। आपका उद्देश्य, लक्ष्य और इरादा क्या है। आप बोलकर, आप लिखकर या जिस भी तरीके से है, जो काम कर रहे हो, जो करना चाहते वो क्या है, उसका इरादा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको लेकर। और पिछले 1-2 लेक्चर में ही विश्लेषण करते वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारा लक्ष्य, उद्देश्य और इरादा आगे होता है,
कारण जो होता है पीछे होता है। ये भी विश्लेषित हम लोग कर चुके हैं। मतलब हेतु पीछे होंगे, लक्ष्य और उद्देश्य हमारा आगे होगा। तो प्रयोजन हमेशा भविष्य में होता है, कारण हमेशा भूतकाल में होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके नीचे जो है परिभाषा आप दिमाग में रखें कि सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजन मूलक भाषा कहलाई जाती है। प्रयोजन हमारा विशिष्ट, फिर उसके लिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग विशिष्ट भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया था ना कि आपको अगर किसी से उधारी पर पैसे उठाने हैं, लेने हैं किसी दोस्त से, तो उधारी पर पैसे उठाने के लिए जिस तरीके से आपको बात करना चाहिए उसी तरीके से बात करेंगे, नम्रता के साथ आपकी जरूरत को उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप कितने दिनों में वापस दे रहे हो ये बता देंगे। लेकिन आप पैसे मांगने के लिए गए हो, नम्र नहीं हो, आप अपनी धुन में उस पर जोर जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो पैसे थोड़ी दे देगा। दूसरी बात, आपको किस लिए पैसे चाहिए ये अगर उसको बताने में सक्षम नहीं है और उसका आप पर भरोसा नहीं है और आप उसको लग रहा है कि आप ये गैर जरूरी पैसे उससे ले रहे हो और यूं ही खर्च करेंगे और समय पर वापस नहीं देंगे, तो पैसे देगा नहीं। तो आपकी नम्रता, आप किस कारणों से उसको पैसे मांग रहे हो और कितने दिनों में आप वापस दे रहे हो, ये तीन चीजें आप अगर ठीक से उसको समझा सके और इस वादे को इसके पहले आप निभा चुके हो तो ये आपको पैसे देगा। अगर आपने वादा तोड़ा हुआ है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये होता है विशिष्ट प्रयोजन और विशिष्ट भाषा। तो ये इस परिभाषा के भीतर आ जाता है। और प्रयोजन मूलक भाषा, इस जगह पर अगर हम विशिष्ट भाषा का विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही भाषा प्रयोजन मूलक होगी। प्रयोजन मूलक माने आप कह सकते हैं कि उद्देश्य मूलक, आपका उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से आपकी भाषा बनेगी। इसके नीचे 3-4 मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिखित रूप में तुरंत लिख कर ले लीजिए। एक है अनिवार्य सामाजिक वस्तु। परिभाषा के बाद 1, 2, 3, 4 मुद्दे आप लिखें। अनिवार्य सामाजिक वस्तु। दूसरा मुद्दा लिखे प्रयोजन मूलक भाषा का अस्तित्व। प्रयोजन मूलक भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजन के अनुकूल। प्रयोजन मूलक भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजन के अनुकूल। तीसरा मुद्दा लिखे मूलतः भाषा के 2 आयाम। मूलतः भाषा के 2 आयाम, और इसमें नीचे उसके फर्स्ट और सेकंड लिखो। फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे सौंदर्य परक आयाम। फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे सौंदर्य परक आयाम। थर्ड नंबर पर लिखेंगे, सेकंड नंबर पर लिखेंगे प्रयोजन परक आयाम। चौथा मुद्दा आप लिखेंगे प्रयोजन मूलक भाषा की प्रकार्यात्मकता। प्रयोजन मूलक भाषा की प्रकार्यात्मकता। हमारे कार्य के हिसाब से प्रयोजन मूलक भाषा काम करती है और वो कार्य करती है। तो प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषता के तहत आप बता सकते हो कि ये प्रकार्यात्मक भाषा है, ये कार्य करती है। कार्य अगर नहीं करेंगे तो ये प्रयोजन मूलक भाषा इसको नहीं कहा जाएगा। फिर इसके बाद का मुद्दा लिखो विशिष्ट प्रयोजन के लिए। पांचवा मुद्दा लिखेंगे विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषा रूप। परिभाषा के भीतर से प्राप्त ये मुद्दा विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप। विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप। अब देखिए प्रयोजन मूलक भाषा की परिभाषा के तहत ये मुद्दे आ रहे हैं। आप चाहे तो और एक मुद्दा लिखिए, प्रयोजन शब्द के अर्थ। छठवां मुद्दा आप लिखिए प्रयोजन शब्द के अर्थ और डैश देकर उसके आगे लिखो उद्देश्य, लक्ष्य
इरादा। फिर और एक मुद्दा लिखिए, प्रयोजन मूलक भाषा का अंग्रेजी पर्याय। प्रयोजन मूलक भाषा का अंग्रेजी पर्याय फंक्शनल लैंग्वेज। और फंक्शनल लैंग्वेज को लेकर अगर हम लोग सीधे हिंदी में रूपांतरित कर रहे हैं यूं, जो हमें लगेगा वह तुरंत वो होता है कार्यात्मक भाषा। जो ऊपर हम लोग प्रकार्यात्मकता के नाते जो देख रहे हैं ना, वह कार्यात्मक मतलब वो असरदार होती है, काम करती है, तभी तो इसको फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, ये मुद्दे आपके सभी तात्पर्य को विश्लेषित करने वाले हैं। इसमें कोई मुश्किल आपको लगता है? मुद्दे जो मैंने लिख कर दिए, इसको लेकर कोई आपको कठिनाई है कि भाई ये हम लोग सर समझे नहीं? पहला मुद्दा अगर मैं लिख कर दे रहा हूं, अनिवार्य सामाजिक वस्तु। अब देखिए, हम लोग आदिम दुनिया के भीतर तो है नहीं, आधुनिक दुनिया के भीतर है, और हमें यहाँ पर एक नहीं 100 चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब आपका बैंक के साथ वास्ता होगा, आपका डाकघर के साथ वास्ता होगा, आप रेलवे स्टेशन के साथ संबंध रखते हैं, आप विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ संबंध रखते हैं, और उन कार्यालयों और विभिन्न जगहों की एक अपनी अपनी भाषा होती है, और उनके जो प्रयोजन होते हैं उसके हिसाब से होती है। और आपने अगर कह दिया कि भाई बैंक में मैं जाऊं और मैं मेरे तरीके से काम करूं, ये संभव है क्या? संभव है? आप अपने तरीके से बैंक का काम करेंगे? आप बैंक में पैसे अपने तरीके से डालेंगे? जैसे ड्रावर में पैसे रख देते वैसे बैंक में जाकर किसी ड्रावर में पैसे रखे तो आपके अकाउंट पर जमा हो सकते हैं? अक्षय, बता सकते हो ये ऐसे होगा क्या? ये संभव है? तो ये एक नियम है, ये आप ध्यान में रखें कि समाज के भीतर कई कार्यालय, कई चीजें, कई बातें चलती है, हमें इसको सीखना पड़ता है। ये हमारे लिए एक अनिवार्य सामाजिक वस्तु, इसको करना ही है। आपने कह दिया कि मैं पढ़ाई करूंगा ही नहीं, करनी ही नहीं, तो ये चलेगा नहीं। किसी बच्चे का जन्म हो गया, उसके माता पिता ने और बच्चे ने भी विद्रोह किया कि हमें शिक्षा लेनी ही नहीं, तो इसका जीना दुर्भर हो जाएगा उस बच्चे को, उसको स्कूल में डालना ही पड़ेगा। वो अनिवार्य सामाजिक वस्तु है। आप वो लिखित और वाचिक स्वरूप में शिक्षा ले रहे हैं या फिर आप दूसरा कुछ कर रहे हो? ठीक है, उसने कह दिया कि मैं प्राथमिक शिक्षा ले लूंगा, लिखाई पढ़ाई आ गई, काफी है, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं बिजनेस को सीखूंगा, तो ये सीखना उसके लिए एक अनिवार्य चीज बनती है। या किसी माता पिता ने सोच लिया और बच्चे ने सोचा कि भाई मुझे लिखना पढ़ना आ गया, काफी हो गया, मैं खेल कूद की दुनिया के भीतर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इसमें आजमाना चाहता हूं, तो वो उस तरीके की शिक्षा लेगा, वो ग्राउंड पर उतरेगा और उस तरीके की शिक्षा लेगा। उसके लिए वो अनिवार्य सामाजिक वस्तु है, वो भी शिक्षा है, परंतु जैसे स्कूलों के भीतर होती है वैसी नहीं है। उस नाते आप ध्यान में रखें, अनिवार्य सामाजिक वस्तु है। हर जगह पर जाकर आपको बैंक में जाना है तो बैंक की भाषा सीखनी पड़ेगी, आपको रेलवे में टिकट लेना है तो रेलवे की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, डाकघर के भीतर कुछ काम करना है आपको, आप डाकघर की व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। या अभी का मैं उदाहरण बता दूं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये इसकी शिक्षा जो जरूरी है, आईडी क्या होता है, फिर पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, फिर आपको टेस्ट किस तरीके से देनी है, जो स्टडी मटेरियल आपको अपलोड किया है उसको कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो कैसे देखें, ये सारी की सारी चीजें आपको अनिवार्य तौर पर करनी पड़ती है। टीचरों ने भी अगर कह दिया कि नहीं भाई मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्या है मुझे पता नहीं, तो ये तो उसकी मौत है, उसको तो जीने का कोई अधिकार भी नहीं है इस सिस्टम के भीतर, इस व्यवस्था के भीतर, उसको तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य सामाजिक वस्तु, उसकी खुद की नौकरी है नहीं, ये सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको सरकार की तरफ से आदेश मिले हैं या फिर कॉलेज की तरफ से आदेश मिले हैं, तो ये अनिवार्य तौर पर उसको करना है, तो उस नाते ये अनिवार्य सामाजिक वस्तु के तौर पर आप ध्यान में रखें। एक नहीं हजारों चीजें हमारे लिए अनिवार्य होती है,
हम व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं, परंतु कई चीजों में हमें अनिवार्यता होती है, आप इसको नकार नहीं सकते, ये ध्यान में रखें। फिर दूसरा मुद्दा इसमें है, भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजन के अनुकूल होता है। मतलब समाज के लिए बैंक की व्यवस्था बनी, तो समाज के लिए अनुकूल भाषा क्या होगी, समाज के लिए उद्देश्य उस बैंक का क्या होगा, उसके हिसाब से वो बैंक की भाषा बनेगी, हमारे हिसाब से नहीं बनेगी, किसी व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर नहीं बनेगी, ये आप ध्यान रखिए। दो चीजें भाषा की होती है, भाषा के आयाम के तौर पर, एक सौंदर्यपरक भाषा होती है और दूसरी प्रयोजन परक होती है। सौंदर्यपरक भाषा हम लोग व्यक्तिगत बोली के तौर पर, आपसी संवादों में, क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन जो होता है उसमें अगर किया जा रहा है तो वह सौंदर्यपरक भाषा होगी, जो अलंकार अलंकृत होगी, मुहावरे होंगे, कहावतें होंगी, बड़ा चढ़ाकर वर्णन होगा, उपमा होगी, ये उपमा होगा, ये सारी की सारी चीजें वो सृजनात्मक भाषा में होगा। लेकिन कार्यालयीन भाषा, बैंक की भाषा, रेलवे की भाषा मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो ये हमारी भाषा उद्योग उद्देश्य मूलक ही होगी, प्रयोजन पर, ये आयाम जो इसका होगा वह प्रयोजन परक होगा। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं ISI मार्क को लेकर, वो प्लम्बिंग का विभिन्न प्रकार के साधन, कंपनियों का प्रोडक्शन, लेकिन दो कंपनियों का प्रोडक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ये होता है ISI मार्क वाला, उसको कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए कंप्यूटर पर जो भी कुछ ऑप्शन दिखते हैं ना आपको, तो मेरे कंप्यूटर पर वही दिखेंगे, आपके कंप्यूटर पर भी वही दिखेंगे। तो कंप्यूटर की भाषा ये प्रयोजन परक आयाम के तहत बनी हुई है। आप इसको लॉग इन कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, या फिर मैं अगर कह रहा हूं कि प्रेजेंटेशन मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो ये भाषा एक जैसी होगी। मैं भी कहूंगा स्क्रीन शेयर, आप भी कहेंगे कि मैंने अगर समझो लोग गलती से स्क्रीन शेयर नहीं किया, तो आप उधर से कहेंगे कि सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। तो ये एक समान भाषा के तहत, प्रयोजन परक आयाम के तहत यहाँ पर आ जाती है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चौथा जो है मुद्दा मैंने दिया है, इसका प्रकार, इसकी प्रकार्यात्मकता को लेकर। ये हालांकि हम लोग कह चुके हैं कि अंग्रेजी शब्द अगर फंक्शनल लैंग्वेज कह रहे हैं तो फंक्शनल शब्द कार्यात्मकता को लेकर आ जाता है। तो ये भाषा कार्यात्मक होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, हमारे इरादे, लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो यही इसकी कार्यात्मकता को साबित करता है। विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट भाषा, ये हम लोग विश्लेषित भी कर चुके हैं। अब देखिए इसके पश्चात एक मुद्दा आप लिखे, हालांकि इसके स्वरूप को लेकर हमारा जो विश्लेषण होगा वह विशेषताओं के भीतर ही आ जाएगा, और ये अभी जो 7-8 मुद्दे मैं विश्लेषित कर चुका हूं, लिख कर दे चुका हूं, ये स्वरूप के भीतर ही आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा लिखे, प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं, हालांकि ये ऊपर भी आ जाता है और कुछ चीजें परिभाषा के भीतर भी आ जाती है। तो ये विशेषताएं जो आप लिखित रूप में मुद्दों के स्वरूप में लिखे, पहला मुद्दा आपने लिखा प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं, लिखा आपने? हाँ ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर पर लिखे विशिष्ट भाषा, दूसरे नंबर पर लिखे कृत्रिमता या औपचारिकता, कृत्रिमता या औपचारिकता, तीसरे नंबर पर लिखे अर्जित भाषा, लिख रहे हो या मेरा बताना आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है? दूसरे नंबर पर कृत्रिमता या औपचारिकता, दूसरा मुद्दा कृत्रिमता या औपचारिकता, तीसरा मुद्दा अर्जित भाषा, अर्जित भाषा, चौथा मुद्दा प्रयोजन परकता, पांचवा मुद्दा पारिभाषिकता और अभिधा परकता, पारिभाषिकता और अभिधा परकता, और छठा अंतिम मुद्दा है प्रयुक्ति परकता। प्रयुक्ति परकता।
हो गया आपका लिखना, या कोई बीच का मुद्दा रहा है तो बता दो। हो गया कंप्लीट? यस यस सर। सर। सर पहले आप समझ रहे या नहीं ये ध्यान में रखेंगे। विशिष्ट भाषा को लेकर परिभाषा में आ चुका है, विशिष्ट माने विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त की गई विशिष्ट भाषा, और उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा उद्देश्य अगर अभी आपको पढ़ाना है तो उसके हिसाब से मेरी भाषा बनेगी, वो गपशप वाली भाषा नहीं होगी, या मैं यूं ही केवल आपसे संवाद कर रहा हूं और बाकी 4-5 बच्चों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे नहीं होगा। सबके लिए संबोधित की गई ये भाषा होगी, उस नाते विशिष्ट होगी। ये समझे पहले, हम लोग फिर बाद में इस पर विश्लेषण करेंगे। कृत्रिमता या औपचारिकता को लेकर ये बता देता है कि ये भाषा कृत्रिम है, बनी बनाई हुई। ये आप ध्यान में रखें, यांत्रिक तौर पर इसको बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई यांत्रिक तौर पर कैसे बना देंगे, तो बैंक की भाषा यांत्रिक है ना, या फिर समझ लो कंप्यूटर की भाषा ये यांत्रिक है, या फिर आप ध्यान में रखें कि फौजी दुनिया के भीतर कोड लैंग्वेज अगर बनाई जा रही है तो ये कोड लैंग्वेज या गोपनीय भाषा, तो ये यांत्रिक है, इसको जानबूझकर बनाया जाता है। तो प्रयोजनमूलक भाषा के शब्द वाक्य ये भी जानबूझकर बनाया जाता है। अर्जित भाषा मतलब आप प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी भाषा आप प्राप्ति करते हैं, लेकिन कई भाषाएं अपने आप आपको मिल जाती हैं। मातृभाषा आपको अपने आप मिल जाती है, अर्जित ही करते हैं लेकिन अपने आप मिल जाती है। लेकिन आप बैंकों की कुछ तकनीकें और पद्धतियों को, बैंकों को लेकर कुछ तकनीकें और पद्धतियों को लेकर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो वो आपको अर्जित करना पड़ेगा। शब्दों को, इन तकनीकों को सीखना पड़ेगा, ये अर्जित भाषा को लेकर। फिर चौथा आप ध्यान में रखेंगे प्रयोजन परकता। हमारा उद्देश्य क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, परकता माने उद्देश्य के हिसाब से। 5वें नंबर पर आ जाता है पारिभाषिकता और अभिधा परकता। ये शब्द दो आपके लिए नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पारिभाषिकता शब्द का अर्थ है शब्दों को अर्थ के साथ विश्लेषित करने की कोशिश। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द को डिफाइन करना आप कह सकते हो। शब्द का अर्थ क्या है वो निश्चित तय किया जाता है, इसके अलावा दूसरा नहीं निकलेगा। विधि की भाषा, कानूनी भाषा जो होती है, उसमें हर शब्द उसका अर्थ, हर शब्द और उसका अर्थ, इसके अलावा विधि की भाषा में तीसरा, दूसरा, चौथा कोई अर्थ ही नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखिए, ये पारिभाषिकता। अभिधा परकता मूलतः आपको बता देता हूं कि भाषा में शब्द शक्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, तीसरी होती है व्यंजन। ये मैं भाषा के भीतर का बता रहा हूं, प्रयोजन मूलक भाषा के भीतर का नहीं। जिस जगह पर अभिधा शब्द शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह पर जो कहा जा रहा है उसका वही अर्थ निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। लक्षणा के भीतर जो कहा जा रहा है उसका वह अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई लक्षित अर्थ निकलता। व्यंजना के भीतर जो कहा जा रहा है उसका न जैसे कि वैसे अर्थ निकलता है, न ही कोई लक्षित अर्थ निकलता है, उसका व्यंग्यार्थ निकलता है। व्यंग्यार्थ टिप्पणियां होती है, टीका टिप्पणियां होती है। तो ये भाषा के भीतर के 3 शब्द शक्ति है। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा में जैसे कह दिया कि पारिभाषिकता है, शब्दों का जो है वही अर्थ निकलेगा, तो ये अभिधा परकता होता है उसका। इसीलिए पारिभाषिकता और अभिधा परकता शब्द यहाँ पर दिया है। चाहे कार्यालय हो, चाहे बैंक हो, चाहे विधि या कानून हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसका आप अगर हृदय कर कह रहे हो, हार्ट अगर कह रहे हो ना, तो हार्ट ही अर्थ निकलेगा इसका, इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ इसमें नहीं निकलेगा। इंजीनियरिंग के भीतर कोई काम किया जा रहा है, जो शब्द निश्चित किए गए हैं तो उन्हीं शब्दों का वही अर्थ। अगर किसी ने कह दिया कि भाई समझ लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत गाड़ी को लेकर कोई बात कही गई है और कह दिया कि क्लच केबल बदल दो, तो क्लच की ही केबल बदली जाती है,
कोई केबल नहीं बदला जाएगा, मतलब आपका ब्रेक केबल नहीं, केबल बदल दो और उसके पीछे का क्लच शब्द अगर भूल गया हो तो उसको केबल तो 100 दिखेगी, कौन सा है ये तो पता होना चाहिए उसको, कौन सा बदलना चाहिए। तो ये क्लच केबल बदल तो अगर कह दिया है तो क्लच का ही केबल बदला जाएगा, ब्रेक का नहीं है, इसके अलावा जो दूसरे केबल होते हैं वो नहीं। तो ये निश्चित पारिभाषिक शब्दावली के तहत इसका विश्लेषण किया जाता है। आप लोगों ने हो सकता है 3 इडियट्स ये फिल्म देखी होगी, और जिस तरीके की अभियांत्रिकी की पढ़ाई को लेकर जो बातें कही जा रही है, तो वो जो टीचर बोमन ईरानी अभिनेता जो है, वो जिस तरीके से एक टीचर की भूमिका में है, कह रहे कि ये कोई आर्ट का क्लास नहीं है, ये इंजीनियरिंग का क्लास है, और इसमें मैं जो बताता हूं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये जो आग्रह के साथ, दावे के साथ जो कहा जा रहा है ना, तो वो पारिभाषिकता और अभिधा परकता के तहत होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। फिर प्रयुक्त परकता शब्द का अर्थ है कि प्रयुक्ति, प्रयोग कहाँ की जगह पर किन क्षेत्रों में किया जा रहा है उसको लेकर। आप ये शब्द आर्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हो, बैंक में बैंकिंग प्रणाली के भीतर कर रहे हो, वाणिज्य शाखा के भीतर, या विज्ञान के भीतर, या अभियांत्रिकी के भीतर, या कंप्यूटर के भीतर, या मोबाइल के भीतर, तो उसके हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि कहा जाएगा, हालांकि ये शब्द अगर थोड़े से आर्ट के भीतर अगर ढलेंगे तो उस जगह पर कुछ अलग अर्थ निकलेगा, अर्थ अलग निकलेगा। अगर किसी ने कह दिया कि अरे मुझे थोड़ा सा काम करना है, तुम्हारा मोबाइल दे दो, तो इसका अभिधापरक अर्थ क्या होगा कि इसको मोबाइल पर किसी से बात करनी, फोन करना है, उसने मोबाइल मांगा है। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट देकर कहा गया कि अरे तुम्हारा मोबाइल जा रहा है, इस तरीके से मजाकिया टिप्पणी किसी ने व्यंग्यात्मक तरीके से किया, और कलात्मक दृष्टिकोण से किया, या आर्ट्स के भीतर किया, तो कोई किसी मतलब एक व्यक्ति का दोस्त वहां से जा रहा है तो वो उस दोस्त के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेगा, ये शब्द। अब मोबाइल शब्द का अर्थ एक निश्चित पारिभाषिक शब्दावली के तहत अलग है, लेकिन यहाँ पर व्यंग्यार्थ के तौर पर, लक्ष्यार्थ के तौर पर, मजाकिया तौर पर किया, तो उस जगह पर अलग अर्थ निकलेगा। तो ये प्रयोजन परक नहीं होगा, ये अलग अर्थ जो निकलता है ना, वो प्रयोजन परक नहीं होता है। तो ये एक शाब्दिक अर्थ के तहत इसको आप ध्यान में रखें। और फिर मैं दोबारा वापस लौटता हूं और इसकी विशेषताओं को विश्लेषित करता हूं। आपके दिमाग के भीतर ये पहले से दुरुस्त जानकारी जो है यहाँ पर बैठी हुई, इसको आप समझ लें। पहली विशेषता इसकी विशिष्ट भाषा को लेकर, हालांकि हमारी परिभाषा के तहत ही विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशिष्ट भाषा का प्रयोग। हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने शुरुआत में कह दिया कि हमें किसी से उधारी पर पैसे लेने हैं, तो हमारा प्रयोजन होगा उधारी पर पैसे लेना हमारा उद्देश्य है। तो उसके हिसाब से हमारी विशिष्ट भाषा बनेगी। मैंने कहा कि नम्रता, भरोसा, ये उसको दिलाना, हम किस लिए ले रहे, हमारी जरूरत क्या है, नम्रता, भरोसा और जरूरत, इसके हिसाब से हमारी भाषा बनेगी। इस जगह पर आपकी नम्रता नहीं है, आप जरूरत और भरोसा दे रहे हो, तो भी हो सकता है आपका काम नहीं होगा। तो ये तीनों का मिलकर जो असर होगा वह इसमें से 2 काट कर या 1 काट कर नहीं बनेगा। तो उस नाते आपकी विशिष्ट भाषा यहाँ पर बननी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। हमारा प्रयोजन क्या है, उसके हिसाब से भाषा बनेगी। अगर समझ लीजिए हमारा प्रयोजन, उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि कार्यालय के भीतर कोई एप्लीकेशन किया है, आपने आवेदन किया है, कोई मांग की है, और उस काम को पूरा करने का समय जो है वो 15 दिन का है या 20 दिन का है। आप इंतजार कर रहे हो, 20 दिनों में ये काम आपका नहीं हुआ। आपने कहा, गए कार्यालय के भीतर कि सर मैंने ये 20 दिन पहले एप्लीकेशन किया था, आपने ये काम किया है या नहीं किया। वो आपकी तरफ ऐसे देख रहा है मानो आप पर उपकार कर रहा है, तो आप नम्रता के साथ कहते हैं कि सर 20 दिन तो हो गए हैं, ठीक है। वो कहेगा कि नहीं हुआ नहीं है, आप 4 दिन बाद आ जाओ, 5 दिन बाद आ जाओ। उसकी शैली अलग होती है, लेकिन आपको काम करना है, इसलिए आपकी एक नम्रता होती है। फिर 5 दिन के बाद गए, 25 दिन हो गए, सर मैं 5 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले मैं एप्लीकेशन कर चुका हूँ, मेरा काम हुआ या नहीं।
तो वो आपका काम करने की मानसिकता में नहीं है। तो 25 दिन बाद आपका दूसरा चक्कर हो गया, फिर आपने सोचा कि चलो भाई अपना काम करना है और थोड़ी सी नम्रता दिखा दें। फिर आपने कह दिया कि सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप हो सकता है व्यस्त होंगे, मैं और 4-5 दिन बाद वापस लौटता हूँ। 30 दिन बाद आप गए तो भी काम नहीं हुआ है, तो आपका सब्र का बांध यहाँ पर टूट जाता है। आपको आपका काम तो करना है ना, नम्रता से नहीं हो रहा, तो आप आपका काम करने का तरीका फिर बदल देते हैं। इस नम्रता से अगर नहीं हो रहा तो फिर आप चिल्लाकर उसको कह सकते कि अरे तुम्हें तो मैं बार बार यहाँ पर, मतलब आपसे तू पर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं 20, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं 20 दिन के भीतर आपकी जिम्मेदारी है काम करना, मैं 25 दिन इंतजार किया, नम्रता के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, 30 दिन हो गए आपने काम किया नहीं, क्यों किया नहीं बता, क्या कारण है, क्या त्रुटि है एप्लीकेशन है या नहीं है, मेरा काम होगा या नहीं ये बता दो। आपका एप्लीकेशन अगर पूरा है तो आप बिल्कुल जोर जबरदस्ती उस पर हावी हो सकते हो। आप कह सकते हैं कि त्रुटि है तो बता दो, वो त्रुटि मैं पूरा कर देता हूँ, फिर मैं 22 दिन के बाद आ जाऊंगा। तो ये आपकी भाषा फिर बदलती है सब्र का बांध टूटने के बाद। आपका प्रयोजन क्या है, किस तरीके से काम करना है। कोई राजनेता, उसका प्रयोजन अलग होता है, उसकी स्टाइल अलग होती है, वो उसी तरीके से करेगा। कोई आम इंसान, कॉमन मैन इसको कहे, तो ये इसकी भाषा अलग होती है, उसका काम करने का तरीका अलग। व्यक्ति बदला कि उसका काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी भाषा भी उसके हिसाब से बदलती है। तो उस नाते ये विशिष्ट भाषा को आप ध्यान में रखेंगे। कृत्रिमता या औपचारिकता, ये मैं बता चुका हूं कि हर कार्यालय की एक अपनी भाषा होती है, रेलवे की, डाकघर की, बैंक की, कॉलेज की भाषा, किसी सरकारी कार्यालय की भाषा, किसी व्यावसायिक दुनिया के भीतर कोई प्राइवेट कार्यालय है उसकी भाषा अलग होती है, कोई बिजनेसमैन है, व्यवसायिक है, उसकी भाषा अलग होती है। तो उसमें वो अपने अपने तरीके से भाषा को आजमा लेता है। कार्यालयीन भाषा कृत्रिम ही होती है, आपको उसी भाषा के भीतर काम करना पड़ता है, उसी भाषा में आवेदन करना पड़ता है, उसी भाषा में उसके जो फॉर्मेट होते हैं वो भरने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको दूसरा मौका नहीं होता है, दूसरी भाषा में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से, आप सरकारी कार्यालय में से कुछ अनुदान आप किसी को दे चुके हो और उसने वह काम नहीं किया है या आधा अधूरा किया है और पैसे तो सब कुछ गए हुए हैं, तो आप इसको नोटिस देकर इन रुपयों का भुगतान करें, वापस करें, सरकारी कार्यालय में जमा करें। या फिर अब देखिए ये शब्द इस्तेमाल किए प्रयोजनमूलक हिंदी के भीतर के, यह पत्र सभी को देखने के लिए भेजो, पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित है, पैसे दे दो, भुगतान करें, यही शब्द यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और अलग अलग कार्यालयों के भीतर इन्हीं भाषा, इसी भाषा के तहत इस तरीके का पत्राचार, इसी तरीके का संवाद, इसी तरीके का मौखिक हो चाहे लिखित स्वरूप में, वो ये संवाद होता है। तीसरी विशेषता इसमें अर्जित भाषा को लेकर आ जाता है। मैंने कह दिया कि हमें भाषा को प्राप्त ही करना पड़ता है, हमें दान स्वरूप में ये भाषा नहीं मिलती, हम प्रयास के साथ इसको सीखते हैं। आप समझ लो बीएससी होने के बाद या बीकॉम होने के बाद या किसी भी उपाधि के बाद आपने पदवी ले ली है और फिर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एसबीआई के भीतर जाना, तो आपको एसबीआई में भर्ती होने के बाद 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग के तहत आपको ये सारी प्रणाली सिखाने की कोशिश होती है और आपको भी उस जगह पर उस बैंक प्रणाली की भाषा को अर्जित ही करना पड़ता है। आपको यूं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 100-20 दिन में प्राप्त होगी नहीं होगी, आप में उसमें निपुण होंगे या नहीं पता नहीं, आपकी जितनी ताकत होगी उसके हिसाब से हो जाएंगे, परंतु जैसे जैसे काम करना शुरू करेंगे आपका टेबल बदलेगा, उस टेबल पर काम कर रहे हो फिर बदल गया, दूसरा फिर तीसरा, तो आप हर जगह पर जाकर इन तरीकों को और इस भाषा को सीख सकते हैं। तो इसको आप कहें कि अर्जित कर सकते हो। फिर मैंने कह दिया कि प्रयोजन परकता के तहत आपका प्रयोजन क्या है, उसके हिसाब से बनी हुई भाषा, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य और हमारा इरादा क्या है, उसके हिसाब से हमारी भाषा बनती है। मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक कहानी लिखूं, मेरा प्रयोजन कहानी लिखने का है, तो कहानी के हिसाब से कहानी लिखने के लिए जो जरूरी भाषा होती है वो मेरे पास होना चाहिए। आप अगर परीक्षा में उत्तर लिखना चाहते हैं, परीक्षार्थी है, तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना आपका उद्देश्य है, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से उत्तर लिखने चाहिए उसी तरीके से लिखेंगे आप।
आपको अगर 50 अंकों का पेपर है तो 50 अंकों का पेपर 2 घंटे में सुलझाना है, तो उसके हिसाब से वो आप लिखेंगे। और आपने सोच लिया, कह दिया कि अरे मेरा पहला सवाल ही लिखने के लिए 15 अंकों का 2 घंटे खत्म हो गए, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 25 के 25 पन्ने उत्तर पत्रिका के 15 अंकों के लिए दे दें। 4 पन्नों में ही आपको लिखना है। आपका प्रयोजन ये प्रश्न कंप्लीट करना है, सुलझाना है। ज्यादा लिखे तो भी 12-13 मार्क्स मिलने हैं, और निश्चित दायरे के भीतर लिखकर विशिष्ट शब्दों के साथ लिखे तो उतने मिलने, तो उतना ही लिखना है। गैर जरूरी आपका लेखन यहाँ पर जरूरी नहीं। ऑब्जेक्टिव में परीक्षा आप दे रहे हो तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव सही चुनना है और उसको लिखना है या उसको टिक करना है। आप उसके नीचे कुछ लिखना चाह रहे हो, कुछ अतिरिक्त चीजें लिख रहे हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। फिर पारिभाषिकता और अभिधापरकता के तहत मैंने कहा कि हर भाषा, हर शब्द, उसका एक निश्चित अर्थ होता है हर शब्द का। प्रयोजन मूलक भाषा में उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। और मैंने कह दिया कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये साहित्यिक भाषा और सृजनात्मक भाषा में इस्तेमाल की जाती है। कार्यालयों के भीतर फंक्शनल लैंग्वेज में या ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर या कार्यात्मक भाषा के तहत इन शब्दों के दूसरे, तीसरे, चौथे अर्थों की कोई अहमियत नहीं होती, उसका एक ही अर्थ होता है। और लास्ट वाला, इस पर भी विश्लेषित कर चुका हूं, प्रयुक्ति परिकता को लेकर आप किन जगहों पर इसका प्रयोग कर रहे हो, कौन सा कार्य क्षेत्र है, उसका उसके हिसाब से उसका भाषाई रूप बनेगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि प्रयोजन मूलक भाषा का तात्पर्य, परिभाषा, उसके पर्यायवाची शब्द, उसका अर्थ, और थोड़ा सा जो कुछ मुद्दे मैंने तात्पर्य के भीतर लिख कर दे दिए वो स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। और ये 6 विशेषताएं उनकी विशेषताओं पर, प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो आप मानकर चले प्रयोजन मूलक भाषा, भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा, ये हमारा पहला जो टॉपिक है जिसके भीतर 3-4 उपमुद्दे थे, ये पूर्ण हो चुके हैं। तो हम लोग कल से जो है एक नया टॉपिक जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आपने अटेंडेंस दिया होगा तो आप अभी लेक्चर छोड़ सकते हो, और 1:30 बजे का जो है 2 मिनट बाकी है 1:30 बजे के लिए, तो 1:30 बजे के लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए भी आप जा सकते